नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माइंड मोड स्टडी। आज से शुरू करने जा रहे हैं हम भूगोल। ज्योग्राफी बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे सेशन को अटेंड करें और जो भी विगत परीक्षाओं में आए हुए एमसीक्यू हैं वो मैं आज करवाने वाला हूं, विथ व्याख्या कराऊंगा। और ये अगर टॉपिक आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप करना। और इसकी थ्योरी अगर आप लेना चाहते हैं, थ्योरी क्लास भी देखना चाहते हैं, तो आप मुझे बता देना। मैं आपको आराम से और धीरे धीरे इतने आसान भाषा में समझाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना कि अगर मारवाड़ी भाषा में आपको सेशन चाहिए तो मैं मारवाड़ी में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप अगर 100% हमको दोगे तो मैं आपको 101% दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज अपन पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल, जो क्लास नंबर अपनी फर्स्ट रहने वाली है। कौन सी क्लास रहने वाली दोस्तों? फर्स्ट रहने वाली है। और इसमें अपन पोर्शन देखेंगे, अध्याय देखेंगे तो है भारत का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन से जितने भी सवाल पिछले कई वर्षों से परीक्षाओं में आए हैं उनमें से कुछ सवाल लेके मैं आज आया हूं आपके बीच, व्याख्या सहित आया हूं। मैंने पहले भी आपको स्पष्ट कह दिया है, मुझे झूठ बोलना पसंद न है और न मैं झूठ बोलता हूं। आपको स्पष्ट कह दिया व्याख्या सहित है तो व्याख्या सहित ही है। एक ही क्लास में अपन क्लास करेंगे, टॉपिक वाइज PYQ लेंगे। कैसे आप समझना चाहेंगे तो मैं बता देता हूं आपको कि आज अपन भौतिक विभाजन का टॉपिक ले रहे हैं तो इसके ही सारे प्रश्न हैं। जो प्रश्न मैं लेके आया हूं वो भौतिक विभाजन यानी फिजिकल ज्योग्राफी के प्रश्न लेके आया हूं। अगर आपको ज्योग्राफी मुश्किल लगती है तो आज के बाद ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है। तय बात है, आप हमसे जुड़े हैं तो कुछ आशा और उम्मीद हमसे रख सकते हैं। इसमें हम आपके 99% आपके भरोसे पर खरा उतरने का कोशिश करेंगे। एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर मौसम अलग अलग क्यों होता है? कहीं बर्फ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं बारिश है, ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सस्पेंस रखेंगे तो मैं सारी डिटेल्स के साथ आपको बता दूंगा। आज से हम इन सभी सवालों के जवाब तय करेंगे और जानेंगे। आप हमारे सेशन पर जुड़े हैं तो आप हमारे सेशन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा आपको पसंद आए तो। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पसंद आई है और अगला टॉपिक किसका लेना है। भारत का भूगोल अपन टॉपिक शुरू किया है तो ये पूरा निश्चित रूप से हम करेंगे, परंतु इसमें भौतिक विभाजन के बाद में कौन सा लेना है, पृथ्वी संरचना लेनी है या फिर जलवायु लेनी है, कौन सा टॉपिक लेना है वो आप हमें बता दीजिएगा। ये वाले प्रश्न हैं जो CET, LD, कांस्टेबल, वीडियो, पटवार, ये तो राजस्थान से संबंधित है। बाकी भारत के जितने भी SSC है, बैंकिंग सेक्टर है, उसमें ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान रखते हैं। समझते हैं अपन जियोग्राफी क्या है। समझते हैं अपन जियोग्राफी क्या है, तो अपन शुरू करते हैं। जियोग्राफी क्या है? भूगोल क्या है? भूगोल क्या है? भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन। क्या है दोस्तों? पृथ्वी का अध्ययन। मेरा पहली क्लास है इसीलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाऊं तो नो डाउट, परंतु आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा, ये तय बात है। भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन, यानी हम पृथ्वी पर क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं। जैसे पर्वत है, नदियां हैं, जलवायु है, मनुष्य और उसका जीवन है, वो सब हम सारी चीजें अपने पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर। अब मैं एक और बात आपको बता देता हूं। रेड पेन लेते, भूगोल को हम दो भागों में पढ़ते हैं। कितने भागों में पढ़ते हैं? दो भागों में। भूगोल के दो प्रकार यानी दो भाग अपन देखते हैं। ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, आप आराम से समझिएगा। एक तो है अपना भौतिक भूगोल। कौन सा है? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल। दूसरा आपको कोई पूछ ले कि दूसरा कौन सा है, तो आप देख आराम से बता देना कि मानव भूगोल। क्या है? मानव भूगोल।
भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसमें आप समझ लो कि भौतिक में प्रकृति आती है, भौतिक में प्रकृति आती है। क्या आती है? प्रकृति आती है। क्या आती है दोस्तों? प्रकृति आती है। जैसे पहाड़, नदियां इत्यादि टॉपिक आते हैं। और मानव भूगोल के अंदर इंसान की गतिविधियां आती है। क्या आती है? इंसान की गतिविधियां। क्या आती है दोस्तों? इंसान की गतिविधियां आती हैं। ओके, तो अब ये शुरू अपन कर रहे हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न दागूंगा मैं आपके सामने और आप तैयार हो जाओ। तैयार हो बच्चों? क्या आज हम किताब नहीं पूरा भारत घूमने जा रहे हैं। आ जाओ मेरे साथ, आपको भ्रमण करवा के आता हूं। आज अपन वो पहाड़ पर चढ़ेंगे, मैदान पार करेंगे, रेगिस्तान भी देखेंगे बैठे बैठे। कोई दिक्कत नहीं है साथियों। चलो, अगर आज की क्लास के बाद अगर तुम सिर्फ स्टूडेंट नहीं मेरे छोटे ज्योग्राफर बन जाओगे, इसमें नो डाउट है। और ये वाली आप याद कर लेना, भारत का भूगोल क्या है? पृथ्वी का अध्ययन है। भूगोल दो भागों में बांटा गया है, जो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में है। भौतिक है जो फिजिकल ज्योग्राफी यानी प्रकृति का है, और मानव है जो ह्यूमन है यानी मनुष्य, इंसान के बारे में वार्ता करता है। अब पहला ही प्रश्न आ चुका है अपने सामने, क्वेश्चन संख्या 1। कौन सा? क्वेश्चन संख्या 1। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ। आप बताओ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हम कोई ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ रहे हैं, असली दुनिया पढ़ रहे हैं। जो इस धरती को समझ जाता है ना, वही आगे बढ़ता है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। यहां से शुरू होती है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान को टच करती हुई नीचे से छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अगरतला और मिजोरम। त्रिपुरा है जो अगरतला है जो त्रिपुरा की राजधानी है। ठीक है, तो यहां से होके ये कर्क रेखा गुजरती है। भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान के किस भूभाग से होकर गुजरती है? तो दक्षिणी भूभाग से होकर गुजरती है। और दक्षिणी भूभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला आपको याद रखना है। पढ़ लेते हैं आगे, व्याख्या पढ़ लेते हैं अपन थोड़ी। कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। भारत में कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, इसलिए मैं आपके लिए पहला ही प्रश्न ये लेके आया हूं, क्योंकि हर बच्चा इस चीज का वाकिफ होना चाहिए। चलो चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। कर्क रेखा डॉट 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 से गुजरती है। कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है? अभी अपन पीछे पढ़ के आए हैं। पहला 1 नंबर का सवाल बता ही दीजिए मेरे को, कहां से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र से होती है गुजरती है क्या? महाराष्ट्र तो हमने पढ़ा नहीं था। उत्तर प्रदेश से? नहीं, हमने ये भी नहीं पढ़ा था। आंध्र प्रदेश से? हमने ये भी नहीं पढ़ा था। हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य पढ़ा था? मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से होके गुजरती है। कौन से राज्य से? भोपाल से। अगर पूछ ले कि मध्य प्रदेश में कहां से, तो भोपाल से होते हुए एमपी से गुजरती है। कौन? कर्क रेखा। कौन गुजरती है? कर्क रेखा। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं, फटाफट से बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, फटाफट बताओ। भारतीय मानक समय को जिस मानक मेरिडियन के अनुसार निर्धारित किया जाता है, वो निम्न में से कहां से होकर गुजरती है? कौन सी? भारतीय मानक समय।
भारतीय मानक समय कहाँ से होकर गुजरती है, बताओ किस स्थान से होकर गुजरती है? IST। कौन? IST कहाँ से होकर गुजरती है, फटाफट से बताओ मेरे को। पुरी से गुजरती है क्या? कोवलम से, द्वारिका से या इलाहाबाद से? कहां से गुजरती है मेरे दोस्तों? ये गुजरती है अपने इलाहाबाद से। कहां से? इलाहाबाद से। ओके, चलते हैं आगे, अगले प्रश्न पे चलें। थोड़ा अपन इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत मानक समय की जो IST है, इसकी अपन व्याख्या थोड़ी समझ लेते हैं। भारत का प्रमाणिक मध्यम रेखा, प्रमाणिक मध्य रेखा अथवा जिसे कहा जाता है भारतीय मानक समय IST 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। कहां से लिया जाता है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद यानी वर्तमान का प्रयागराज कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मिर्जापुर आदि से होकर गुजरती है। वर्तमान प्रयागराज और मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कौन गुजरती है? भारतीय मानक समय। कौन गुजरती है? भारतीय मानक समय IST कितने डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है? कई बार ये प्रश्न आए हुए हैं और ये प्रश्न PSI एग्जाम 2011 में ये प्रश्न आया हुआ था कि ये सीमा रेखा किस क्षेत्र से होकर गुजरती है, देशांतर पूर्वी रेखा जो है मानक भारतीय मानक समय जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। देशांतर रेखा इलाहाबाद से होकर गुजरती है। यह प्रश्न आ चुका है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना है कहां से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय यानी IST और ग्रीनविच मानक समय GMT, ये भारतीय मानक समय से ग्रीनविच मानक समय है वो 5.5 घंटा आगे चलता है। अपने घड़ी के अनुसार अगर भारतीय मानक समय का टाइम देखोगे तब होगा 5:30 बजे होंगे, तब ग्रीनविच मानक समय में इससे 5.5 घंटे आगे बताएगा। समझ गए ना? चलो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपको पसंद आए तो लाइक करना। और अगला कौन सा टॉपिक अपन लेके आए और उसमें कितनी व्याख्या डालें, व्याख्या ज्यादा डालूं या फिर प्रश्न ज्यादा डालूं, ये भी आप बताएं मेरे को ताकि कुछ संशय खत्म हो मेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कह रहा है? भारत चीन सीमा के पूर्वी सीमा कहलाती है। भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर बना हुआ है उसको क्या नाम दिया गया है? दोकी तामाबिल या मोरो, मैकमोहन या डुरड? बताओ फटाफट से। ऐसे मत करो यार, कमेंट करके बताओ फटाफट। कहां जा रहे हो तुम? ऐसे मत करो। क्वेश्चन नंबर 4, भारत चीन सीमा की पूर्वी सीमा कहलाती है। दोकी तामाबिल, मोरो, मैकमोहन या डुरड? बताओ 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 फटाफट। अगर आप भारत को समझाओगे ना तो दुनिया अपने आप समझ आ जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर दो आप फटाफट। इसका आंसर है मैकमोहन। क्या है? मैकमोहन। हम इसकी व्याख्या भी करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। आप हमारे साथ अगली स्लाइड पे चलिए। मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत यानी चीन के बीच की सीमा है। यह अस्तित्व में कब आई? तो सन 1914 में यह अस्तित्व में आई। ये आपको 100% याद रखना ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के शिमला समझौते के तहत यह सीमा आई थी। किन किन सरकारों? जो भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के शिमला समझौते के तहत यह लाइन आई। इस सीमा रेखा का नाम सर हेनरी, किसके नाम से यह सीमा का नाम रखा गया है? तो आप याद रखना, सर हेनरी मैकमोहन, जो एक अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी था यानी विदेश सचिव भी थे। ये सर हेनरी मैकमोहन के नाम से यह मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में खींची गई थी।
जिनकी इन समझौते के तहत महत्वपूर्ण भूमिका थी, और वो भारत के तत्कालीन अंग्रेजी यानी ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव थे। मैंने पहले भी कहा था आपको, ये विदेश सचिव थे ब्रिटिश सरकार के भारतीय में। मैकमोहन रेखा भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में से लगती है। यानी मैकमोहन रेखा चाइना और भारत का बॉर्डर बनाती है, और ये बॉर्डर के भारत के जो राज्य टच हो रहे हैं वो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। कितना समझ में आया है? समझ में आ रहा है तो आप यस टाइप करें कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 5, मैकमोहन सीमा रेखा कितने भारतीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न अपने कौन से एग्जाम में आया हुआ ये आपको बताना है। तो मैं बता देता हूं कि ये जेल प्रहरी 2018 में आया था, राजस्थान सरकार में। ठीक, मैकमोहन सीमा रेखा कितने भारतीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? ये आप फटाफट से कमेंट करके बताइए। क्या 6 राज्यों से, 7 राज्यों से, 5 राज्यों से या 9 राज्यों से? कितने राज्यों से? फटाफट से बताओ। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है सी। क्या होने वाला है? सी। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। 5 राज्यों से ये सीमा बनाती है। ठीक है, अगला चलते हैं, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं थोड़ी बहुत। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। कौन कौन से हैं? नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 7। कौन सा क्वेश्चन संख्या? 7 नंबर। डूरड रेखा भारत को किसके साथ जोड़ती है? सॉरी, डूरड रेखा भारत को किसके साथ जोड़ती है? क्या भूटान के साथ जोड़ती है? क्या म्यांमार के साथ जोड़ती है? क्या चाइना के साथ जोड़ती है? या अफगानिस्तान के साथ जोड़ती है? आंसर दो फटाफट से, आपके आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, आप सीखते जाओ। डूरड रेखा भारत को किसके साथ जोड़ती है? ये जोड़ती है आपके अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ ये सीमा रेखा बनाती है डूरड रेखा। और एक मजे की बात यह है कि जो अफगानिस्तान और भारत के जो सीमा टच हो रही है उस रेखा का नाम डूरड रेखा है, और ये 106 किलोमीटर यानी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ भारत बनाता है। ये प्रश्न आपको फोकट में मिल गया। कौन सी सीमा रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? कौन सी सीमा रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? भारत नेपाल सीमा, भारत पाकिस्तान सीमा, भारत अफगानिस्तान सीमा या भारत म्यांमार सीमा? फटाफट से कमेंट करके बताओ। आज का ज्ञान कल की पहचान है दोस्तों, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन संख्या 9। रेड क्लिफ रेखा अपने राजस्थान से भी टच करती है। भारत व पाकिस्तान के बीच की रेखा है, जिसे भारत पाक बॉर्डर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। रेड क्लिफ हमने रेड से ही लिया है, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य कब खींची गई थी? अगर ये पूछ लिया जाए तो आप बता देना 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ व्यक्ति द्वारा, ये भी अंग्रेजी अधिकारी था ब्रिटिश सरकार का, इसके द्वारा ये रेखा का निर्धारण किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 10 नंबर, क्वेश्चन संख्या 10। कौन से देश की भारत के साथ सबसे छोटी सीमा है? ऐसे ऐसे प्रश्न आए एग्जाम में और आए हुए हैं, तो ऐसे ऐसे अगर प्रश्न आ जाए तो मजा ही कुछ और है, डरने की क्या बात है दोस्तों। अभी मैं ये प्रश्न पीछे आपको पढ़ा के भी आया हूं, ये पीटीआई एग्जाम 2018 में आया हुआ है। इसमें भारत के साथ सबसे छोटी सीमा किस राज्य देश की बनती है? वो है अफगानिस्तान। फटाफट से ले लो अपने क्लास, टाइम है, ओवर टाइम हो रहा है। एक प्रश्न अगर अपन 1 मिनट में निकालते हैं तो 1 घंटे में 60 प्रश्न सही कर देते हैं, परंतु आप टाइम खराब कर रहे हो, टाइम पे आंसर नहीं दे रहे हो आप कमेंट करके। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा कितनी है भारत की? 15,200 किलोमीटर है, जो 7 देशों के साथ लगती है। सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ बनती है? तो बांग्लादेश के साथ बनती है सर्वाधिक सीमा।
फिर चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, और सबसे कम है वो है अफगानिस्तान में। कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है लद्दाख राज्य से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो फिर ये तो प्रश्न अपन पीछे पढ़ किया है, अगर आपको याद है तो फटाफट से कमेंट क्यों नहीं कर देते हो? कौन सा देश? अंगुलियां चलनी चाहिए आपकी फटाफट, दबादब। नक्शे से पढ़ना सीख जाओगे ना, जिंदगी आसान हो जाएगी। पहले प्रश्न कर लेते हैं, फिर थ्योरी करेंगे। अपन थ्योरी करेंगे पूरे मैप के आधार पे। चलो, कौन से देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो उसका आंसर है बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। फटाफट से आंसर करो। भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। किस राज्य की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? उसका आंसर क्या है? फटाफट से बताओ। इसका आंसर है मणिपुर है क्या? अरुणाचल प्रदेश है, या त्रिपुरा, या नागालैंड? कौन सा है बताओ यार? त्रिपुरा कहाँ है? म्यांमार से कहाँ टच होता है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। फटाफट से आंसर दो इसके। भारत के पूर्व में स्थित म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाला भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसमें अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार से करती है, सीमा साझा करती है, स्पर्श करती है। ये देख लो आप। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, फटाफट से कर लो। क्वेश्चन संख्या 13, कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? ऐसा कौन सा राज्य है इसमें जो म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंध या सीमा स्थापित नहीं करते हैं या स्पर्श नहीं करते हैं? बताइए फटाफट से, कौन सा इसका आंसर? अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा, मिजोरम भी टच होता है, मणिपुर भी टच होता है, त्रिपुरा नहीं साझा करता कोई भी सीमा म्यांमार के साथ। फटाफट से आंसर करो भाई, ऐसे धीरे धीरे हौले हौलाने क्या। भारत में स्थल से घिरा राज्य है क्या? बिहार है, या उड़ीसा, कर्नाटका, या केरल? केरल का नाम भी अभी चेंज हो रहा है, चल रहा है लोकसभा के अंदर। ये करंट का प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनने वाला है, ध्यान रखना इस बात का। उसका नाम केरला किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है दोस्तों? केरला किया जा रहा है। अब देख लेना आप, आराम से समझ लेना। करंट अफेयर्स की अपन किताब लेके आएंगे पीपीटी के माध्यम से, परंतु एक बार आप ये प्रश्न भौतिक विभाजन पूरा करो, फिर पृथ्वी की संरचना और जलवायु, ये तीनों टॉपिक फटाफट से 3-4 दिनों के अंदर कंप्लीट करने हैं अपने को। भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो आप इसका आंसर बताओ फटाफट से। इसका आंसर बिहार है। बिहार किसी भी अन्य देश से सीमा नहीं बनाता। व्याख्या देख लेते हैं अपन। स्थल रुद्ध राज्य में होते हैं, इसको स्थल रुद्ध राज्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थल रुद्ध राज्य भी कहा जाता है। लैंड लॉकेट स्टेट, लैंड लॉकेट स्टेट्स भी इनको कहा जाता है, जो चारों ओर स्थल से घिरे रहते हैं, यानी जमीन से चारों ओर घिरे रहते हैं, जिनकी सीमाएं समुद्र से लगी होती हैं, वह स्थल रुद्ध राज्य नहीं हो सकते। अतः उपयुक्त विकल्पों में से दिए गए राज्य को बिहार ही ऐसा राज्य है जो सीमा समुद्र से नहीं लगती है। ठीक है दोस्तों, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन संख्या 15, कितने क्वेश्चन करने हैं अपने को आज? भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है? ऐसा कौन सा राज्य है जो नेपाल, चीन और भूटान से तीनों ओर घिरा हुआ है? तो इसका आंसर आप बताओ फटाफट से कमेंट करके। क्या पश्चिम बंगाल है, क्या अरुणाचल प्रदेश है, या सिक्किम है, या मेघालय है? कौन सा आंसर इसका? फटाफट से 3 सेकंड का आपके पास समय है हर प्रश्न के लिए। इसका आंसर अपने सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है। सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से घिरा हुआ है और 3 ही अन्य अलग अलग देशों से। ठीक है दोस्तों, चलो अगले प्रश्न पर यानी व्याख्या देख लेते हैं। सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा देश के केवल एक राज्य यानी पश्चिम बंगाल से लगती है। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं निम्न 3 देशों से मिलती हैं। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यह जगह राज्य है, यह राज्य है जगह 3 देशों सीमाओं बना हुए है। और सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो को सीमा देश से केवल एक अपना जगह खुद भारत को देश है, बिंगो एक राज्य है, बिंगो ही सीमा मिला हुआ है। अब देख लो सिक्किम राज्य के बारे में। सिक्किम है जो चीन,
नेपाल और भूटान से सीमा साझा करता है। लद्दाख किस किस देशों से सीमा साझा करता है, उसको याद रख लो। पाकिस्तान, तिब्बत यानी चीन और अफगानिस्तान, 3 देशों से यह भी टच हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश है वो भी भूटान, चीन और म्यांमार से स्पर्श करता है। और पश्चिम बंगाल 3 देशों से स्पर्श करता है, और वो स्पर्श कौन कौन से देशों से करता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। बहुत ही इंपोर्टेंट स्लाइड है ये। क्या है, इंपोर्टेंट स्लाइड है। इसको आप 100% याद करके जाओगे। ये प्रश्न कभी भी किसी भी एग्जाम में एकदम से टपकेगा और फिर सिर पकड़ के बैठ जाओगे कि ऐसा कैसे हो गया यार, फिर पछताना ना पड़े। इसके लिए आप अभी से तैयारी कर लो अच्छे से, और फिर पढ़ के आप एग्जाम देने जाओ। कौन कहता है जंग जीती नहीं जाती, कहीं शिद्दत से लड़के देख तो लो। चलिए क्वेश्चन संख्या 16। किस राज्य की सीमाएं 4 राष्ट्र यानी चार राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी हुई हैं? 4 राष्ट्रों से जुड़ी हुई हैं। किस राज्य की सीमा, इसमें यह पूछ रहा है कौन से राज्य की सीमा 4 राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी हुई है। तो इसका आंसर आप बताओ फटाफट से। ये कोई नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है, टाइप त्रुटि रह गई है। चलो, आसाम कितने देशों या कितने राष्ट्रों से सीमा बनाता है? यूपी कौन कौन से देशों से सीमा स्पर्श करता है? और नागालैंड किस किस देश की सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर ये तीनों भी 4 राष्ट्र वाले एक भी नहीं है। 4 राष्ट्र वाले कोई है ही नहीं, 3 राष्ट्र है। कितने? 3 देशों से सीमा स्पर्श करने वाले भी देश है सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। परंतु इसमें आंसर होगा आपके कोई नहीं, क्योंकि ये 4 मतलब देशों से कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो सीमा बनाता है। 17 नंबर क्वेश्चन। कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? अपने भारत देश के अंदर एक ऐसा राज्य है जिनकी और देश मतलब अंतर्राज्यीय सीमा यानी 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, और वो कौन सा है? ओ में त्रिपुरा, आसाम, मिजोरम या मेघालय, कौन सा है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताओ। हाँ, क्लासें अगर अच्छी लग रही है, प्रश्न अगर मजेदार लग रहे हैं आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपका बड़ा भाई होने के नाते आपसे एक ही बात कहूँगा कि जहाँ मैटर, जो भी मैटर बहुत अच्छे तरीके से और व्याख्या के साथ पढ़े वहीं से पढ़ो। कोई ज़रूरी नहीं है कहीं और से भी पढ़ लो, ठीक है दोस्तों। और मैं, हाँ, पहली क्लास है मेरी, ये बताऊंगा, आगे आगे चलते रहो। मेरे पास अभी 10, 15, 20, 25, 30 क्लास है मेरी, अपलोड होने दो यूट्यूब पे, बताऊंगा कि ऐसे पढ़ाया जाता है। आज पहली क्लास है, आपका टेस्ट ले रहा हूँ, जुड़ो आप मेरे साथ एक बार और फिर देखो मजा। इसका आंसर है अपना मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। क्वेश्चन संख्या 18। भारत में कितने राज्य समुद्रीय तट रेखा से लगते हैं? यहाँ पर यह आंसर है लगते हैं, ठीक है। भारत में खया खया राज्य है जगह समुद्र के तट रेखा बनाया करे। फटाफट बताओ, आंसर बताओ इन्हों। इसमें 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। आप तो कमेंट करोगे नहीं यार, मैं फटाफट से बता देता हूँ। भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। ये अपना प्रश्न भी यही था कि कितने राज्य तट रेखा बनाते हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है? 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के राज्यों से गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक है। मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से गुजरात की जो समुद्र से छटा हुआ इलाका या तट रेखा है वो सर्वाधिक है। और सबसे कम कौन सी है? गोवा की है। समुद्र देश के समुद्र तटीय राज्य, अपने भारत देश के जो समुद्र से छटे हुए राज्य हैं वो कौन कौन से? अपने एक बार एक नजर में इसको देख लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। चलो अपन सेकंड लास्ट प्रश्न पर आ चुके हैं। क्या 19 भारतीय समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितनी है दोस्तों? अपन पीछे अभी पढ़ के आया यार, इतनी जल्दी भूल गए हो क्या? ओ में 6500.3 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, 5105 किलोमीटर, 5100
प्लस पॉइंट 5 या 1776, कौन सी बताओ फटाफट से। कितने किलोमीटर रेखा समुद्र तट से भारत बनाता है? 7516। समुद्र तट की रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516। आज का लास्ट क्वेश्चन अपने पास आ चुका है और इसको सुमेलित करना है। नए अंदाज में प्रश्न लेके आया हूं। बाकी वाले प्रश्न अलग थे, ये अलग है। अपन गुरु शिखर कहाँ स्थित कहाँ है, पहले तो ये बताओ मेरे को, आप कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है। कहाँ पर? सिरोही में स्थित है। और ये किसका भाग है? अरावली का भाग है। किसका? अरावली में। मतलब अ में 4, अ में 4। धूपगढ़ कहां पर स्थित है दोस्तों? धूपगढ़ कहां पर स्थित है? सतपुड़ा में। कहां पर? सतपुड़ा की पहाड़ियां में ही धूपगढ़ चोटी विकसित है। फिर अगला बताओ बताओ बताओ। डोडा बेटा चोटी, डोडा बेटा चोटी कहां पर स्थित है? डोडा बेटा, ओ इसमें ये वाला तो और आ गया, इसमें आधा तो और है, ठीक है। डोडा बेटा चोटी कहाँ है? नीलगिरी में स्थित है। सांसेर कांगरी चोटी कहाँ है? काराकोरम, जो अरावली अपने काराकोरम है पहाड़ियां, उसकी एक महत्वपूर्ण चोटी है। चलिए दोस्तों, ये अपनी लास्ट क्लास अपने लास्ट प्रश्न था। तो आपको पहले तो मैं बोल देता हूं धन्यवाद, आपने अंत तक ये चीज देखी, इसके लिए धन्यवाद। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ अगला टॉपिक भौतिक विभाजन का क्वेश्चन संख्या 21 से 100 तक एक साथ करवाऊं या फिर थ्योरी करवाऊं, ये आप डिफेंड करोगे। आप बताओगे, वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं। आप मेरे साथ जुड़े हो, मुझे सहर्ष स्वीकार है और आपका तहे दिल से आभार। आपका प्रेम यूं ही बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।